हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 2 अप्रैल 2023। तो 2023 2 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। ये जितनी भी न्यूज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैं इस सब के बारे में बताऊंगा आपको। ओके, आइए मैं बता देता हूँ किसके किसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सारा थॉमस जी का निधन हुआ, उनके बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्ट आकाश तीर के बारे में बात करेंगे। और मनरेगा योजना की चर्चा में थी, उसके बारे में बात करेंगे। अपेंडिक्स, सैन्य अभ्यास, नेसेट, चंसर झील, पुदुचेरी का क्षेत्र और नाटो का मुख्यालय। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ पे है कि सारा थॉमस जी का निधन हो चुका है। ठीक है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, ये दुख की बात है, तो हम लोग इनको आरआईपी देंगे। ठीक है, आइए। तो इसका सही जवाब है लेखिका। ये लेखिका थी। ठीक है, ये केरल की एक जानी मानी मलयालम लेखिका थी। ठीक है, इन्होंने 17 नॉवेल और 100 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिख चुकी हैं। और उनका पहला जो नॉवेल था वो था जीवितम एन्ना नाथी। ठीक है, इस बात पे भी आप ध्यान रखेंगे। इनको कई बार केरला साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, अ, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा रहा प्रोजेक्ट आकाश तीर का संबंध किससे है। ठीक है, क्या वो वायु रक्षा प्रणाली, वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग प्रणाली है, या फिर मानव रहित ड्रोन निर्माण से संबंधित है, या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से संबंधित है, या स्वदेशी जीपीएस प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आप वीडियो को रोक के बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सही जवाब दे रहा हूँ। इसका सही जवाब है, ठीक है, वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग प्रणाली है। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट आकाश तीर। अगर हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो भारत में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम है नाग। ओके, और स्वदेश जीपीएस, जो स्वदेशी जीपीएस प्रणाली है भारत में, उसका नाम है IRNSS। ठीक है, इसका नाम आप सुने होंगे। इसको हम नाविक भी कहते हैं। ओके, ठीक है, आइए कुछ हम प्रोजेक्ट आकाशतीर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट आकाशतीर को अगर इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या है ये खास। ठीक है, ये एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं AADCRS। ठीक है, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट आकाशतीर। तो भारत, क्या क्या इस तरह की कोई रक्षा प्रणाली भारत में नहीं थी? ऐसा नहीं है, भारत में रक्षा प्रणाली ऐसा थी। लेकिन ये जो है प्रोजेक्ट आकाशतीर, ये भारतीय सेना के लिए बनाया जा रहा है। भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, और भारत में ही क्यों बनाया जा रहा है? भारत में बनाए जाने से ये होगा कि जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम है भारत का, उसको बूस्ट मिलेगा इससे। ठीक है, इसलिए ये भारत में बनाया जा रहा है। और भारत में बनाया जा रहा है तो किस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया है? तो रक्षा मंत्रालय ने इसे बेल कंपनी को प्रोजेक्ट दिया। ये ध्यान दीजिएगा कि महारत्न कंपनी नहीं है, ये एक नवरत्न कंपनी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बेल। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में मिलेगा आपको। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय मिलेगा। और इसका ब्रांच अगर बात करें तो वो गाजियाबाद में एक ब्रांच है इसका। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका एक ब्रांच है। यहीं पे रक्षा मंत्रालय ने एक डील किया है। ठीक है, कि आप प्रोजेक्ट आकाश तीर पे काम करेंगे। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। बेल और भेल में आप कंफ्यूज न होइएगा। एक बेल है और एक BHEL भेल है। ठीक है, तो ये महारत्न कंपनी है। और जो बेल को प्रोजेक्ट दिया गया है वो नवरत्न कंपनी है। ठीक है, तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रोजेक्ट पे साइन किया। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रोजेक्ट पे साइन किया। एक प्रोजेक्ट तो था प्रोजेक्ट आकाश तीर। ठीक है, प्रोजेक्ट आकाश तीर। दूसरा प्रोजेक्ट था सारंग। ठीक है, दूसरा प्रोजेक्ट था सारंग। और तीसरा प्रोजेक्ट था NSIL के साथ इसने साझित किया। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसको ध्यान रखेंगे। इनके साथ ये 3 प्रोजेक्ट ये साइन हो चुका है। 2 प्रोजेक्ट ये बेल के साथ साइन करती है रक्षा मंत्रालय। ठीक है, जिसमें से आकाश तीर प्रोजेक्ट एक है। आइए आकाश तीर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अगर आकाश तीर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये इंडियन आर्मी के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए ये बनाया जा रहा है। हालांकि इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से हैं। ओके, तो ये इंडियन आर्मी के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इससे क्या लाभ होगा कि जब युद्ध क्षेत्र में इंडियन आर्मी उतरती है तो जो मान लीजिए पहाड़ी इलाका है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे इंडियन आर्मी लड़ रही है, तो जो पास से एयरक्राफ्ट गुजरते हैं
या ड्रोन जो गुजरते हैं, विपक्षी सेना जो होती है, विरुद्ध जो सेना होती है उनकी, तो उसको इंडियन एयरफोर्स अपने रडार सिस्टम में नहीं ले पाती है। तो उसके लिए इंडियन आर्मी को खुद एक रडार सिस्टम दिया जा रहा है, एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम दिया जा रहा है, जो प्रोजेक्ट आकाश तीर के तौर पे है, जो इनको रडार में कैच कर लेगी और उसे तुरंत नष्ट कर देगी। ठीक है, तो यही है प्रोजेक्ट आकाश तीर। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये इंडियन आर्मी के लिए है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, ये प्रोजेक्ट आकाश तीर डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ये देखिए बेल गाजियाबाद। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे मैं ये बता दूं कि महारत्न कंपनी कौन कौन सी है। महारत्न कंपनी, तो ये है आपके सामने लिस्ट, आप उसको देख सकते हैं। देखिए सेल है, एचपी है, इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, पीएफसी है, एनटीपीसी है, भेल है। देखिए बेल अलग है, भेल अलग है। ये भेल है, ठीक है। एक भारत पेट्रोलियम है, ये कोल इंडिया है, ये गेल है, ये पावर ग्रिड है, और ये आरईसी, ये लेटेस्ट है। ठीक है, ये नई महारत्न कंपनी है। ठीक है, टोटल आपको यहाँ पे 12 महारत्न कंपनियाँ दिखेंगी। ओके, आइए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नरेगा योजना का नाम बदलकर मनरेगा किस वर्ष किया गया। ठीक है, तो ये है आपके ऑप्शन, और इसका मैं अगर सही जवाब बताऊं तो इसका सही जवाब है 2009। ठीक है, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का बर्थडे होता है उस दिन 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को इस नरेगा जो योजना है उसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों था तो उस पर बात कर लेते हैं। अभी जो मनरेगा में जो लोग काम करने जाते हैं, ठीक है, उनको अभी तक मैनुअली, कहने का मतलब लिख के वहाँ पे अटेंडेंस उनकी चढ़ाई जाती थी, तो इससे फर्जीवाड़ा ज़्यादा होता था, पैसा ज़्यादा लगता था। पता चले लोग घर पे बैठे हैं, उनका भी जॉब कार्ड बन गया है और वो गए भी नहीं, लेकिन वहाँ पे जो दलाल या बिचौलिया होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके साइन करवा अपने से करके, ठीक है, साइन करके उनके नाम से पैसा उनके खाते में भेजवाते हैं, फिर उनसे बट कहने का मतलब बार्गेनिंग करके, बार्टर सिस्टम करके वो अपना आधा ले लेते हैं और आधा उनको दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता था, तो बहुत ही फर्जीवाड़ा होता, भारत सरकार का बहुत ज़्यादा इसमें पैसा जाता था। तो अब क्या होगा, डिजिटल अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, तो डिजिटल अटेंडेंस के कारण मनरेगा चर्चा में था, इसलिए मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जब 2005 में एक्ट पास हुआ, ठीक है, तो नरेगा का एक्ट 2005 में पास हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ कि 2006 में कुछ जिलों को इसमें नरेगा में जोड़ा गया, और 2008 में, ठीक है, भारत के पूरा जितना जिला है सबको इस योजना के तहत जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें मिनिमम आपको 100 डेज की, ठीक है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कम से कम आपको 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाता है। ओके, अगर मनरेगा फुल फॉर्म की बात करें यहाँ पे, तो इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये है अगली न्यूज़, हाल ही में सैन्य अभ्यास अपेंडिक्स, ठीक है, भारत और किसके बीच हुआ है। अगर आपने मेरी 29 मार्च करंट अफेयर की क्लास देखी होगी तो मैं उसमें भारत और अफ्रीका के बारे में बताया था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, भारत और अफ्रीका के बारे में बताया था। देखिए एक प्रश्न था मेरा कि भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों का जो पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित हुआ है, ठीक है, वो कहाँ हुआ था, तो पुणे में हुआ था। और पुणे में जब ये हुआ था तो वहाँ पे ये अपेंडिक्स भी हुआ था, लेकिन वहाँ पे उस समय इसका सेकंड संस्करण हुआ था। ठीक है, दूसरा संस्करण यहाँ पे हुआ था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अफ्रीका। ये अफ्रीका की जो जॉइंट मिलिट्री है, कहने का मतलब अफ्रीका की कई कंट्री मिल के भारत के साथ एक एक्सरसाइज करती हैं, उसका नाम है अपेंडिक्स। और ये आयोजित कहाँ पे हुआ है, पुणे में। पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये रही न्यूज आपकी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेसेट किस देश की संसद का नाम है। ठीक है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है, ये रहा आपके ऑप्शन, इजराइल, रूस, अमेरिका या जापान। तो इसका सही जवाब है इजराइल। और इस तरह के छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और ये क्यों चर्चा में है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो नेसेट स्पीकर हैं, ठीक है, नेसेट स्पीकर जो आमिर ओहाना करके हैं, ये हैं आमिर ओहान नेसेट स्पीकर जो इजराइल के हैं, ये वो अभी भारत के दौरे पे हैं, भारत दौरे पे हैं। ठीक है, ये देखिए ओम बिरला जी से मुलाकात भी कर रहे हैं ये, तो इसलिए चर्चा में था, मैं इसको कवर कर दिया। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया। अगर हम इजराइल की बात करें तो ये है विश्व का मैप, ठीक है, ग्लोब, और ये है इजराइल। ओके,
यहाँ पे इजराइल दिखेगा आपको, यहाँ पे सुंदर भारत है, सुंदर भारत के अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो ये यहाँ पे आपको इजराइल दिखेगा। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूँ मैप को, ठीक, अगर इजराइल को जूम करता हूँ तो ये है इजराइल का मैप। देखिए इसकी सीमा इधर इजिप्ट से मिलती है, इधर जॉर्डन से लगती है, इधर सीरिया से लगती है। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ये इजराइल का वेस्ट बैंक है और यहाँ पे गोलन हाइट्स है। ठीक है, तो ये दोनों इसके विवादित क्षेत्र हैं और इजराइल की सीमा आपकी मेडिटेरियन सी से भी लगती है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ मेडिटेरियन सी है, यहाँ रेड सी है, ये है फारस की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताया था कि यहाँ पे ईरान के पास यहाँ पे भारत तो बंदरगाह बना रहा है जिसका नाम है सॉरी अभी याद नहीं आ रहा बंदरगाह का नाम। तो यहाँ पे एक बंदरगाह बनाया जा रहा है भारत द्वारा। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। हाँ सॉरी, उसका नाम है चाबहार बंदरगाह। ठीक है, चाबहार बंदरगाह जो ईरान में भारत बना रहा है। ओके, आइए आगे चलते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, इसको भी ध्यान रखेंगे। जेरूसलम में एक अल-अक्सा मस्जिद है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा चंदसर झील किस राज्य में है। ठीक है, ये चंदसर झील क्यों चर्चा में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे आप सही जवाब दीजिए कि मणिपुर में है या लद्दाख या महाराष्ट्र या गुजरात। तो इसका सही जवाब है गुजरात। ठीक है, गुजरात में जो चंदसर झील है वो चर्चा में थी। ठीक है, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक लोनार झील है जो चर्चा में रहती है हमेशा, तो लोनार को आप याद रखेंगे। ठीक है, और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में जो लोकटक झील है, लोकटक झील वो चर्चा में रहती है। और लद्दाख में बात करें तो जो अभी तो सोकर जो लेक अभी मैं बताया था, जो पहला बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा बनी है जो लद्दाख में है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये क्यों चर्चा में था। क्या नाम है उस जो चंदसर झील है। ठीक है, तो अभी हाल ही में गुजरात में जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जो अपने गृह मंत्री हैं, ठीक है, तो वो अभी गए हैं गुजरात में, वहाँ पे गुजरात के दौरे पे हैं। तो वहाँ पे एक मानसा प्रोजेक्ट है। मानसा क्या है, मानसा एक टाउन है, मानसा टाउन है गुजरात में। ठीक है, तो मानसा प्रोजेक्ट है एक, उसके तहत जो चंसर लेक है उसके रिनोवेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिनोवेशन की बात करें कि उसमें नर्मदा नदी से वहाँ पानी भरा जाएगा, उसके रिनोवेशन किया जाएगा। मानसा प्रोजेक्ट क्या है, मानसा प्रोजेक्ट ये है कि जो मानसा टाउन है वहाँ पे काफ़ी गंदगी है, वहाँ बहुत ही कूड़ा करकट ये सब दुनिया भर के देखने को मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट के तहत वहाँ के जो जितने भी गार्बेज है सबको हटाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मानसा, और अमित शाह दौरे पे हैं गुजरात के, तो वहाँ पे इन्होंने चंसर लेक की बात की है, तो मैं चंसर लेक के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं और कुछ इम्पोर्टेंट लेक की बात करूँ भारत में, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है कोलेरू लेक जो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप दीपौर बिल देख सकते हैं, ये असम में है। सांभर देख सकते हैं, ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। वूलर लेक देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ठीक है, इधर चिल्का लेक देख सकते हैं आप, ये मिलेगा उड़ीसा में। ओके, और यहाँ पे आपको अष्टमुदी लेक मिलेगी जो कि केरल में है। ठीक है, अभी केरल में जो एक द्वीप था मुनरो आइलैंड करके, वो अष्टमुदी लेक के ही बीच में मिलेगा। ओके, उस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न है आपका कि पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। ठीक है, तो क्या आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु या केरल या कर्नाटका। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका में पुदुचेरी का क्षेत्र नहीं पड़ता, बाकी आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है और केरल में पड़ता है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे यनम, ये भी आप याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश में जो पुदुचेरी का क्षेत्र है उसका नाम क्या है, तो वो यनम उसका नाम है। ठीक है, और जो तमिलनाडु में है उसको खुद पौंडीचेरी ही कहते हैं, पुदुचेरी को पौंडीचेरी ही कहते हैं। और केरल की बात करें तो केरल में जो है उसको हम माहे कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ये अपना सुंदर भारत मैप देख सकते हैं। इससे ये क्यों न्यूज में था, इससे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हाल ही में जो पौंडीचेरी है, ठीक है, पुदुचेरी जिसे अब बोला जाता है, जो पुडुचेरी है उसको एक फुल राज्य मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की जा रही है। ठीक है, कहा जा रहा है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा में दिया जाए। ठीक है, तो वहाँ की जो विधानसभा है वो 14 बार रेजुलेशन ला चुकी है इस बात के लिए। ठीक है, हालांकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो
इसको अभी सरकार उतना मायने दे नहीं रही है कि इसको पूर्ण राज्य बना दिया जाए, लेकिन यहाँ पे आए दिन देखा जाए 14 बार जब रेजोल्यूशन आ गया तो कुछ इम्पोर्टेंट होगा ही। ठीक है, तो अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, क्यों केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, तो वो ऐसे ही हिस्से होते हैं जो छोटे होते हैं। ठीक है, यहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स, जो आर्थिक स्थितियाँ होती हैं अलग होती हैं, जो कल्चरल स्थिति होती है वो भी अलग होती है, जो भौगोलिक स्थिति होती है वो भी अलग होती है केंद्र शासित प्रदेश की। और भारत में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको पता होगा। ओके, अगर हम बात करें तो अगर इसको अगर राज्य बनाना है तो आप 2 आर्टिकल याद रखेंगे। ठीक है, 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल 2 है और एक आर्टिकल 3 है। इसके तहत किसी को भी भारत सरकार राज्य बनाती है या फिर नए उनका नामकरण करती है। ठीक है, या उनका स्थापना करती है। ठीक है, अगर हम पौंडीचेरी की बात करें तो 1962 में यहाँ पे फ्रांसीसी गए। ठीक है, क्योंकि फ्रांसीसियों का ही यहाँ पे अधिकार था पौंडीचेरी पे, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये स्टेट बनाने के लिए ही चर्चा में था, इसलिए मैं पौंडीचेरी को बता दिया। आइए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, और ये ऑप्शंस हैं और मैं इसका सही जवाब दे देता हूँ कि नाटो का मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल्स में। ओके, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय मिलेगा। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा बेल्जियम में। ओके, बेल्जियम में ब्रुसेल्स है और वहाँ पे आपको नाटो का मुख्यालय मिलेगा। और नाटो की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है नॉर्थ एटलांटिक, ठीक है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि अभी हाल ही में देखेंगे आप कि टर्की ने अप्रूव कर दिया है फिनलैंड को कि ये नाटो का मेंबर बन चुका है या बन जाएगा। जब टर्की ने अप्रूव किया है तो हो सकता है आने वाले दिनों में, ठीक है, ये नाटो का मेंबर फिनलैंड बन जाएगा। ठीक है, अगर ये इधर देखिए नाटो चीफ ने भी ऐसा कहा है कि आने वाले समय में फिनलैंड नाटो का मेंबर होगा। अगर मैं फिनलैंड की लोकेशन की बात करूँ तो देखिए ये रहा फिनलैंड और ये रसिया से इसकी बाउंड्री लगती है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और ये अभी बना नहीं है मेंबर। ओके, ये देखिए प्रोस्पेक्टिव नाटो मेंबर है ये, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, अभी फिनलैंड की बात चल रही है, तो ये रहा फिनलैंड और ये सब हैं नाटो मेंबर। ओके, जिसमें से ये टर्की है जिसने अप्रूव किया है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी में ही आपको सॉरी 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा कि ये मैं कुछ और बता दी हूँ, हालांकि ब्रुसेल बेल्जियम में ये, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो काम हम लोग थे, ये मैं बता दिया आपको कौन कौन से नाटो के मेंबर हैं, ये आप देख सकते हैं मैप में, ये सभी नाटो के मेंबर्स हैं, इन दोनों को छोड़ के अभी। ओके, अगर नाटो की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये आया। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद आया और ये जो नॉर्थ अटलांटिक वाला ये हिस्सा है, ठीक है, इस पे इनको सिक्योरिटी पहले चाहिए थी कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होगी हम उसको देखेंगे और यहाँ पे सब लोग मिल के साथ काम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये एक भौगोलिक तरीके था, लेकिन बाद में जब 1991 के बाद जब रसिया का विघटन हो गया तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया और ये लोग रसिया की जो सेपरेशन है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसीलिए अभी देखे होंगे कि यूक्रेन और रसिया युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करने की बात चली, इसीलिए रसिया घबरा गया, इसलिए उन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। और बहुत सारे कारण थे लेकिन ये भी एक मेजर कारण था। तो हो सकता है आने वाले समय में फिनलैंड के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो देखते हैं आगे। ओके, आइए आगे चलते हैं। आपका ये प्रश्न है कि भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है वाराणसी। ओके, भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है, तो वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है जो चर्चा में था, इसके बारे में मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ आपको। इंडिया टू बिल्ड बिल्ड सैटेलाइट सिटी इन रूस, यानी कि रसिया, रसिया में भारत एक सैटेलाइट सिटी बना रहा है, तो वो चर्चा में था। और कहाँ बना रहा है, तो ये है आपका व्लादिवोस्टोक, रसिया का, यहाँ पे ये भारत सैटेलाइट सिटी बना रहा है। देखिए पहले भारत और व्लादिवोस्टोक के बीच में कनेक्टिविटी जो होती थी वो डायरेक्ट नहीं हो पाती थी। पहले भारत क्या करता था, इधर रेड सी से होते हुए, मेडिटेरियन सी होते हुए, फिर अटलांटिक सी होते हुए, ऐसे यहाँ पे यूरोप को कवर करते हुए उधर से घूमते हुए जाके ये रसिया में जाता था। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी लंबा रूट पड़ता था, तो भारत ने चेन्नई से होके एक रूट बनाया, चेन्नई और व्लादिवोस्टोक के बीच में यहाँ पे एक रूट बनाया जिससे कि कनेक्टिविटी भारत और रसिया के बीच अच्छी हो सके। ठीक है, तो ये रूट है चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक। ठीक है,
अब व्लादिवोस्टोक में एक शहर बना रहा है भारत। सैटेलाइट, वो सैटेलाइट नहीं जो अंतरिक्ष में रहती हैं, फोकस करती है, वो सैटेलाइट नहीं। सैटेलाइट मतलब है, यहाँ पे भी सैटेलाइट मतलब उपग्रह ही होता है। उपग्रह जैसा कि आप जानते हैं कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, ठीक है। तो पृथ्वी एक बड़ी से मतलब ग्रह किस कैटेगरी में आता है, चंद्रमा उपग्रह यानी छोटा। दोनों में काफ़ी समानताएं होती हैं। वैसे ही यहाँ पे बड़े शहर होंगे, लेकिन एक छोटा शहर बसाएगा भारत, जहाँ पे लोग मजदूर रहेंगे और जो ज़रूरतमंद के लोग हैं वो लोग यहाँ पे रहेंगे, और उनको भी वही सुविधाएं मिलेगी जो एक नगर पालिका को या नगर निगम को दी जाती हैं। ठीक, तो इस तरह के सिटी बसाने में भारत रसिया की मदद करेगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये है व्लादिवोस्टोक। ओके, आइए आगे चलते हैं। हालांकि अब ये लास्ट है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू। आज संडे था तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश किया। ओके, आप संडे एंजॉय करिए, लेकिन फिर भी रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू।